हेलो गाइस, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम हमारे जो लास्ट के दो चैप्टर्स हैं यानी कि कंट्रोलिंग एंड कोऑर्डिनेशन, हम इन दोनों चैप्टर्स को यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। सो चलिए शुरू करते हैं। तो आज इससे कि पहले मैं मेन टॉपिक पे जाऊँ, मैं आप सभी को एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि मान के चलिए अभी हम अपना मैनेजमेंट कर रहे हैं, अभी हम अपना मैनेजमेंट को स्टडी कर रहे हैं। ओके, तो मैनेजमेंट में हमने सबसे पहले प्लान बनाया। प्लान बनाने के बाद हमने उसमें ऑर्गेनाइज किया, सब कुछ ऑर्गेनाइज करने के बाद हमने उसमें स्टाफ को ले आए। अब स्टाफ को ले आने के बाद जो है हमें यहाँ पे उन सभी को हमने बता भी दिया कि क्या करना है। ओके, मतलब मैनेजमेंट में जो कुछ भी लगेगा हम सब कुछ कर चुके हैं। हम प्लान बना चुके हैं, हम प्लान के हिसाब से ऑर्गेनाइज कर चुके हैं, हम स्टाफ कर चुके हैं, हम डायरेक्ट कर चुके हैं, हम सब कुछ कर चुके हैं। अब जब मैनेजमेंट में हम लोग इतना कुछ कर रहे हैं तो क्या ये पॉसिबल नहीं है कि मैनेजमेंट में कुछ गलती हो? मतलब अभी काम हो रहा है, लेकिन क्या ये पॉसिबल नहीं है कि मैनेजमेंट में कोई गलती हो ही सकता है कि मैनेजमेंट जो है वो कभी काम करने से वो मतलब वो ठीक तरीके से काम ना करे, या फिर हो सकता है कि कभी वो कुछ अलग काम करने लग जाए। इसका सिंपल मतलब मैं क्या बताना चाहता हूँ कि हमारे मैनेजमेंट में जो काम हो रहा है, अभी हमने डायरेक्टिंग, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग सब कुछ कर लिया है। मतलब अभी हमारा काम स्टार्ट है। अब जब काम स्टार्ट है तो उसमें गलतियां तो होंगी ही होंगी। तो उन गलतियों को ठीक कैसे करेंगे? हाउ कैन वी फिक्स दोज मिस्टेक्स? वही चीज़ हम लोग किस में देखते हैं? वही चीज़ हम लोग कंट्रोलिंग में देखते हैं। तो कंट्रोलिंग बेसिकली क्या है कि जब हम मैनेजमेंट करने जाएंगे तो मैनेजमेंट के टाइम पे हमारे बिजनेस में गलतियां होंगी, लेकिन उन गलतियों को हमें ठीक करना होगा। एंड वो जो हम लोग ठीक करते हैं उस चीज़ को हम लोग कंट्रोलिंग में देखते हैं। मतलब मैनेजमेंट जो अभी गलती कर रहा है वो सभी गलतियों को ठीक करना, ये सभी कंट्रोलिंग में देखते हैं। ओके, तो कंट्रोलिंग का हमारा चैप्टर अब स्टार्ट हो रहा है। तो पहले देख लेते हैं कि कंट्रोलिंग जो है उसका डेफिनेशन क्या कहता है। सो कंट्रोलिंग कैन बी डिफाइंड एज दैट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट विच हेल्प्स टू सीक प्लान्ड रिजल्ट्स फ्रॉम द सबऑर्डिनेट्स, मैनेजर्स एंड एट ऑल लेवल्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. The controlling function helps in measuring the progress towards the organizational goals and brings any deviation and indicates corrective action. मतलब कंट्रोलिंग वो फंक्शन है जो कि हमें ये बता के देता है कि हमने जो प्लान किया था उसके हिसाब से काम हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। हमने जो प्लान्स बनाए थे क्या उसके हिसाब से काम हो रहा है? इज द वर्क बीइंग डन बाय दैट? क्या उसके हिसाब से काम हो रहा है? तो इसी के लिए कंट्रोलिंग बनाया जाता है, तो जो कि हमें ये बताता है कि हम जो भी काम कर रहे हैं क्या वो हमारे प्लान के हिसाब से है या फिर नहीं है। सो दिस इज बेसिकली व्हाट वी कॉल कंट्रोलिंग। इसमें बेसिकली होता क्या है कि ये एक वॉच आई की तरह रहता है। दिस इज बेसिकली अ वॉच डॉग, जो कि ये देखता है कि हमारे बिजनेस में जो प्लान हमने बनाया था उसके हिसाब से काम हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो उसको ठीक करना, उसको सही जगह पे ले आना, ये भी इसी का काम होता है। सो कंट्रोलिंग बेसिकली होता है अपनी गलतियों को सुधारना। ओके, अब कंट्रोलिंग में स्टेप्स क्या क्या होते हैं, मतलब कंट्रोलिंग जो हम लोग करते हैं वो कैसे होता है। तो सबसे पहले देखिए इसका आता है सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स। द फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग इज कंसर्न्ड विद सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स. These standards are the basis for measuring the actual performance. Standards act as a lighthouse that warns and guides the ships at sea. Standards are the benchmarks towards which efforts of entire organization are directed. These standards can be expressed both in quantitative and qualitative terms. मतलब इसका मतलब यहाँ पे क्या है कि कंट्रोलिंग में हम लोग क्या कर रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि हमने जैसा सोचा था उसके
उसके हिसाब से काम हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। बेसिकली व्हाट वी आर सीइंग इज दैट कि जो काम हमारा हो रहा है वो हमारे प्लान के हिसाब से है या फिर नहीं है। तो ये देखना कि काम प्लान के हिसाब से हो रहा है या नहीं हो रहा है, हमें सबसे पहले एक स्टैंडर्ड लगाना होगा कि इसके हिसाब से काम होना चाहिए। क्योंकि जब तक हमारे पास स्टैंडर्ड नहीं होगा, जब तक हमारे पास एक गाइड नहीं रहेगा, तब तक हम लोग कैसे इस चीज़ को मेजर करेंगे कि काम ठीक से हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो कंट्रोलिंग का फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग ही यही होता है कि उसमें एक स्टैंडर्ड चूज कर लेते हैं कि अगर ऐसा काम हुआ तो ठीक है, लेकिन अगर ऐसा काम नहीं हो रहा है तो उसको ठीक करना होगा। तो सबसे पहले एक स्टैंडर्ड ले लिया जाता है जिसके चारों तरफ बिजनेस को काम करना होता है, ठीक है। फिर है मेजरमेंट ऑफ द एक्चुअल परफॉर्मेंस। अब हम लोग ये देख रहे हैं कि स्टैंडर्ड तो हमने सेट कर दिया, लेकिन अब असली में जो काम हो रहा है अब उसको देखा जाता है। Once the standards have been determined, the next step is to measure the actual performance. The various techniques for measure are sample checking, performance reports, personal observation, etc. However, in order to facilitate easy comparison, the performance should be measured on the same basis that the standards have. मतलब पहले स्टैंडर्ड सेट हो गया, अब ये देखो कि अभी क्या काम हो रहा है, मतलब अभी जो काम हो रहा है उस चीज को देखना। तो जो एक्चुअल परफॉर्मेंस हो रहा है उसको देखना, ये हमारा सेकंड स्टेप कहलाता है। द वेरियस टेक्निक्स फॉर मेजरिंग आर सैंपल चेकिंग, परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स, पर्सनल ऑब्जर्वेशन एटसेट्रा। मतलब ये तरीकों से देखो कि अब अभी जो काम हो रहा है वो कैसा है। तो सबसे पहले एक स्टैंडर्ड लगाओ, फिर जो अभी प्रेजेंट काम हो रहा है उसको देखो, एंड इसके बाद जो आता है वो है कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड्स। अब देखो कि अभी जो असली में काम हुआ है एंड जो हमने स्टैंडर्ड देखा था वो क्या है। मतलब नेक्स्ट स्टेप इसमें ये है कि जो रियल में काम हुआ है एंड जो हमने स्टैंडर्ड सेट किया था उसके हिसाब से देखा जाए कि काम ठीक से हुआ भी है या फिर नहीं हुआ है। दिस स्टेप इन्वॉल्व्स कंपेयरिंग द एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड्स लेड डाउन इन ऑर्डर टू फाइंड द डेविएशंस। फॉर एग्जांपल, परफॉर्मेंस ऑफ अ सेल्समैन इन टर्म्स ऑफ यूनिट सोल्ड इन अ वीक कैन बी इजीली मेजर्ड अगेंस्ट द स्टैंडर्ड आउटपुट फॉर द वीक। तो एक्चुअल परफॉर्मेंस जो होता है उसको स्टैंडर्ड के साथ मैच किया जाता है कि ये काम हुआ है एंड ऐसा काम होना चाहिए था। ओके, फिर इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो है एनालाइजिंग डेविएशंस। अब जब हम काम को देख रहे हैं तो उसमें अगर हमें ये पता चलता है कि काम जैसा स्टैंडर्ड था उसी के हिसाब से हुआ है तो उस टाइम पे तो कोई दिक्कत नहीं है, उस टाइम पे कोई दिक्कत नहीं है कि हमें कोई प्रॉब्लम है। लेकिन अगर ये होता है कि हमें कुछ डेविएशन मिलता है या फिर कुछ ऐसा चीज़ मिलता है जो कि ठीक नहीं है, तो उस चीज़ को भी हमें देखना पड़ता है। सम डेविएशंस आर पॉसिबल इन ऑल द एक्टिविटीज, हाउएवर द डेविएशन इन द इंपॉर्टेंट एरियाज ऑफ बिजनेस नीड्स टू बी करेक्टेड मोर अर्जेंटली एज कंपेयर टू डेविएशन इन इनसिग्निफिकेंट एरियाज। मैनेजमेंट शुड यूज क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल एंड मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन इन सच एरियाज। मतलब अब ये देखो कि डेविएशन हुआ है या फिर नहीं हुआ है, सिंपल मतलब है इसका कि कुछ गलतियां हुई हैं, कुछ इधर उधर हुआ है या नहीं हुआ है, इस चीज़ को देखना। फिर है टेकिंग करेक्टिव एक्शन। अब जब पता चल गया है कि ये गलती है, ये काम इधर उधर हुआ है, तो उस केस में करेक्टिव एक्शन भी हमें लेना होता है। द लास्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग इन्वॉल्व्स टेकिंग करेक्टिव एक्शन। जो अभी काम हो रहा है वो वैसे नहीं हो रहा था, तो जो नहीं हो रहा है उसको ठीक करना, ये कंट्रोलिंग का लास्ट स्टेप कहलाता है। सो बेसिकली अगर हम लोग देखें तो कंट्रोलिंग में 5 स्टेप होता है। सबसे पहले एक स्टैंडर्ड सेट किया जाता है, फिर उसके बाद देखा जाता है कि जो एक्चुअल काम हुआ है वो क्या है, फिर दोनों को मेजर किया जाता है, फिर अगर कोई डेविएशन होता है तो उसे देखा जाता है एंड डेविएशन को ठीक किया जाता है। ओके, सो ये बेसिकली प्रोसेस होता है कंट्रोलिंग का, कि कंट्रोलिंग में ऐसे काम होता है। ओके, अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है वो है इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग। क्यों कंट्रोलिंग जरूरी है? तो पहला बात तो भाई यही है कि अगर कंट्रोलिंग नहीं करेंगे तो ये पता कैसे चलेगा कि काम ठीक से हो भी रहा है या फिर नहीं हो रहा है।
So the controlling process is implemented to take care of the plans. With the help of controlling, deviations are immediately detected and corrective action is taken. Therefore, the difference between the expected results and the actual results is reduced to the minimum. In this way, controlling is helpful in achieving the goals of the organization. मतलब organization का जो goal था वो अचीव हुआ है या फिर नहीं हुआ है, ये हम कब समझ पाएंगे? तभी समझ पाएंगे जब हम कंट्रोलिंग करेंगे, जब हम ये देखेंगे कि क्या कोई डेविएशन हुआ है या फिर नहीं हुआ है। क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन का गोल तभी अचीव हो सकता है जब कोई भी डेविएशन ना हो। तो ये डेविएशन नहीं हुआ है या फिर हुआ है, तो ये हम कहाँ पे देखते हैं? ये हम कंट्रोलिंग में देखते हैं। सो इसीलिए कंट्रोलिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनाइजेशन का गोल्स को अचीव करने के लिए, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल होता है उसमें क्या अचीव करना है, क्या नहीं करना है, ये कैसे हमें पता चलता है? ये हमें तभी पता चलता है जब हम कंट्रोलिंग करते हैं। ओके, फिर है जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड्स। While performing the function of controlling, a manager compares the actual performance with the standards. He tries to find out whether the laid down standards are not more or less than the general standards. In case of need, they are redefined. मतलब देखिए, अब बहुत टाइम पे ऐसा हो जाता है कि कंपनीज बहुत हाई स्टैंडर्ड रख लेती है। उतना स्टैंडर्ड उन सभी के द्वारा पॉसिबल नहीं होता है, बट फिर भी वो उतना हाई स्टैंडर्ड ले लेती है। तो ये देखना कि भैया स्टैंडर्ड जो है वो ठीक है भी या फिर नहीं, ये हमें कैसे पता चलेगा? ये हमें तभी पता चलेगा जब हम स्टैंडर्ड को रियल लाइफ में मैच करवाएंगे। टू सी वेदर द स्टैंडर्ड्स आर गुड और नॉट, वी हैव टू मैच द स्टैंडर्ड्स विद द एक्चुअल परफॉर्मेंस। अब ये मैचिंग कहाँ पे होगा? ये मैचिंग होगा डायरेक्टिंग में। इसीलिए डायरेक्टिंग में जो हमारा ये मैचिंग होगा कंट्रोलिंग में। तो इसीलिए कंट्रोलिंग इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कंट्रोलिंग अगर हम लोग करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि भाई ये जो स्टैंडर्ड रखे थे वो हाई है या फिर लो है। ओके, क्योंकि बहुत हाई स्टैंडर्ड भी ठीक नहीं है, बहुत लो स्टैंडर्ड भी ठीक नहीं है। जस्ट अ सेकेंड गाइस, कुछ हो गया, दिक्कत है इधर। हाँ, अब ठीक है। अब नेक्स्ट है मेकिंग एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। कंट्रोलिंग मेक्स इट पॉसिबल टू यूज ह्यूमन एंड फिजिकल रिसोर्सेज एफिशिएंटली। अंडर कंट्रोलिंग इट इज एंश्योर्ड दैट नो एम्प्लॉय deliberately delays his work performance. In the same way, wastage in the physical resources is checked. मतलब यहाँ पे सिंपली ये देखा जाता है कि भाई जो काम हो रहा है वो काम एफिशिएंट वे में हो रहा है, तो ऐसा तो नहीं है कि काम को करने के लिए बहुत रिसोर्सेज को इस्तेमाल किया जा रहा है, फालतू में वेस्टेज हो रहा है। तो ये देखना कि हमारा रिसोर्सेज जो है वो एफिशिएंटली यूज़ हुआ है या नहीं, हमें कंट्रोलिंग करना होता है। सो दैट इज़ द रीज़न वाई कंट्रोलिंग इज़ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि इससे जो हमारा रिसोर्स है उसका एफिशिएंट यूज़ हो पाता है। ओके, फिर इम्प्रूविंग एम्प्लॉय मोटिवेशन थ्रू द मीडियम ऑफ कंट्रोलिंग एंड एफर्ट इज मेड टू मोटिवेट द एम्प्लॉयज। द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कंट्रोलिंग मेक्स ऑल द एम्प्लॉयज टू वर्क विद कंप्लीट डेडिकेशन बिकॉज दे नो दैट देयर वर्क परफॉर्मेंस विल बी इवेल्युएटेड एंड इफ द प्रोग्रेस रिपोर्ट इज सेटिस्फैक्ट्री दे विल हैव द आइडेंटिटी एस्टैब्लिश्ड इन द ऑर्गेनाइजेशन। अब इससे एम्प्लॉयज का मोटिवेशन भी होता है। क्यों? क्योंकि जब हम लोग चेक करते हैं तो वो जो एम्प्लॉयज है उसको पता रहता है कि इस टाइम पे हमारा चेकिंग होगा, तो वो क्या करता है कि उसके हिसाब से अपना काम को बहुत अच्छे तरीके से करने की कोशिश करता है। क्योंकि जब किसी को पता रहेगा कि उसके ऊपर में जो है अभी चेकिंग होने वाला है, तो उस टाइम पे काम जो है वो और अच्छे तरीके से करेगा। तो इसीलिए एम्प्लॉयज़ को मोटिवेटेड रखने के लिए, और दूसरा बात ये भी है कि अगर हम यहाँ पे रियल पिक्चर में जाकर के चेक नहीं करेंगे तो हमें पता नहीं चलेगा कि हमारे एम्प्लॉयज़ को दिक्कत कहाँ पे हो रही है, वेयर आर दे फेसिंग डिफ़िकल्टीज़, उन्हें डिफ़िकल्टीज़ कहाँ पे हो रही है। तो ये जो है, ये एम्प्लॉयज़ का जो मोटिवेशन होता है ये हम यहीं पे देखते हैं। एम्प्लॉयज़ को हम लोग ये देखते हैं कि वो काम ठीक से कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे हैं तो उन्हें मोटिवेट भी इसी में किया जाता है।
फिर है ensuring order and discipline. Controlling ensures order and discipline. With its implementation, all the undesirable activities like theft, corruption, delay in work and uncooperative attitude are checked. मतलब सब कुछ इसमें देख लिया जाता है कि करप्शन है या फिर नहीं है, अगर चोरी चकारी हो रही है, मतलब अगर कोई भी इलीगल एक्टिविटी फर्म में हो रही है तो वो सब कुछ यहाँ पे देखा जा सकता है, क्योंकि बेसिकली हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं। तो जब हम लोग चेक करने जाएंगे तो उस टाइम पे हमें पता चल ही जाएगा कि कोई इलीगल एक्टिविटी हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। फिर इसके बाद है फैसिलिटेटिंग कोऑर्डिनेशन इन एक्शन. कोऑर्डिनेशन अमंग ऑल द डिपार्टमेंट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज नेसेसरी इन ऑर्डर टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव सक्सेसफुली. ऑल द डिपार्टमेंट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन interdependent. For example, the supply of orders by the sales department depends on the production of goods by the production department. तो देखिए बिजनेस में कोऑर्डिनेशन के साथ काम करना बहुत ज़रूरी है. अगर कोऑर्डिनेशन के साथ काम नहीं किया जाए तो फिर काम करना ही बेकार है. सभी को आपस में एक पर्टिकुलर ऑर्डर के साथ काम करना होता है, क्योंकि अगर ये लोग एक पर्टिकुलर कोऑर्डिनेटेड वे में काम नहीं करेंगे, ये अलग काम कर रहा है, ये अलग काम कर रहा है, तो उससे कुछ नहीं होगा. तो दोनों को कोऑर्डिनेशन में काम करना होगा. जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है कि सप्लाई जो है, मतलब सेल्स डिपार्टमेंट क्या करता है, ये देखता है कि कितना का सेल हुआ है. अब जितना का सेल हुआ है ये किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है कि कितना का प्रोडक्शन हुआ है. हाउ मच प्रोडक्शन हैज़ बीन डन, इसके ऊपर डिपेंड करता है कि कितना सेल होगा. तो अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एंड सेल्स डिपार्टमेंट के बीच में कोऑर्डिनेशन ही नहीं है तो फिर वहाँ पे काम ही नहीं होगा. तो ये कोऑर्डिनेशन है या फिर नहीं, ये कहाँ पे चेक होता है, ये कंट्रोलिंग में चेक होता है. इसीलिए कंट्रोलिंग जो है वो इम्पॉर्टेंट है. ओके, अब इसके बाद आता है रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग, कि प्लानिंग और कंट्रोलिंग के बीच में क्या रिलेशन है. व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग. तो पहला है प्लानिंग ओरिजिनेट्स कंट्रोलिंग. इन प्लानिंग द ऑब्जेक्टिव्स और टारगेट्स आर सेट इन ऑर्डर टू अचीव दिस टारगेट्स. कंट्रोल प्रोसेस इज नीडेड, सो प्लानिंग प्रीसीड्स कंट्रोल. देखिए दोनों के बीच में रिलेशन ये है कि प्लानिंग हमें बताता है कि क्या करना है, वो बेसिकली एक ब्लूप्रिंट बता देता है कि ये काम होना है. एंड कंट्रोलिंग ये देखता है कि वो काम ठीक से हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है. ओके, प्लानिंग ओरिजिनेट्स कंट्रोलिंग. प्लानिंग जो है यही जाकर कंट्रोलिंग को जन्म देता है. तो प्लानिंग से कंट्रोलिंग का जन्म होता है, ये यहाँ पे कहा गया है. फिर है कंट्रोलिंग सस्टेन्स प्लानिंग. कंट्रोलिंग डायरेक्ट्स द कोर्स ऑफ प्लानिंग. कंट्रोलिंग स्पॉट्स द एरियाज वेयर प्लानिंग इज रिक्वायर्ड. अब प्लानिंग से कंट्रोलिंग का जन्म होता है, लेकिन प्लानिंग को ठीक से रखने के लिए कंट्रोलिंग ही काम आता है, क्योंकि ये देखना कि जो प्लान्स है वो आपस में ठीक तरीके से अप्लाई हुए हैं या फिर नहीं हुए हैं, ये कंट्रोलिंग में ही हम लोग देखते हैं. तो कंट्रोलिंग सस्टेन्स प्लानिंग. कंट्रोलिंग डायरेक्ट्स द कोर्स ऑफ प्लानिंग. कंट्रोलिंग स्पॉट्स द एरियाज वेयर प्लानिंग इज रिक्वायर्ड. मतलब प्लानिंग ने कंट्रोलिंग को पैदा किया, अब कंट्रोलिंग उसका बेटा होने के कारण ये देख रहा है कि प्लानिंग जो है वो ठीक से हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है. मतलब ये कि प्लान में जो सोचा गया था वो ठीक से हो रहा है या नहीं, ये कंट्रोलिंग में देखा जाता है. फिर कंट्रोलिंग प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन फॉर प्लानिंग. इन कंट्रोलिंग द एक्चुअल परफॉर्मेंस इज कंपेयर्ड टू द स्टैंडर्ड्स सेट and records the deviation if any. The information collected for exercising control is used for planning also. अब कंट्रोलिंग में क्या होता है बेसिकली कि हम लोग ये देखते हैं कि हमने जो सोचा था वो काम ठीक से हुआ है या फिर नहीं हुआ है. ये बेसिकली एक चेक लगाया जाता है. अब ये जो चेक लगाया जाता है ये हमें अगली बार जब हम लोग प्लान बनाएंगे तो उस टाइम पे हमें मदद करता है. इट हेल्प्स अस while doing the other. जब दूसरी बार प्लानिंग होगा तो उस टाइम पे भी हम लोग कंट्रोलिंग का ये पॉइंट्स को याद करके नेक्स्ट प्लान बना सकते हैं. तो कंट्रोलिंग जो है वो प्लानिंग की को भी एक तरीके से हेल्प करता है.
ठीक है। फिर प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर इंटर रिलेटेड। प्लानिंग इज द फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, द अदर फंक्शंस लाइक ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एटसेट्रा आर ऑर्गेनाइज्ड फॉर implementing plans. Control records the actual performance and compares it with standards set. In case the performance is less than that of standards set, then deviations are ascertained. Proper corrective measures are taken to improve their performance in future. Planning is the first function and control is the last one. Both are dependent upon each other. मतलब दोनों फंक्शन जो है वो एक दूसरे के ऊपर में डिपेंडेंट है, क्योंकि जैसा प्लानिंग होगा कंट्रोलिंग को भी वैसे ही काम करना होगा। प्लान में जो चीज़ होगा कंट्रोलिंग को भी उसी हिसाब से काम करना होगा। एंड कंट्रोलिंग में जो चीज़ें आएंगी अगला प्लान उसी के हिसाब से बनाया जाएगा। ये देखेंगे कि ये चीज़ें इसमें हुई थी, तो अगली बार प्लान बनाते वक्त उन सभी को ध्यान में रखा जाएगा। तो प्लानिंग और कंट्रोलिंग जो है वो इंटर रिलेटेड है। प्लानिंग से कंट्रोलिंग होता है एंड फिर से कंट्रोलिंग से प्लानिंग होता है। ओके। फिर अब planning and control are forward looking. Planning and control are concerned with the future activities of the business. Planning is always for future and control is always forward looking. No one can control the past. It is the future which can be controlled. Planning and controlling are concerned with the achievement of business goals. Their combined efforts are to reach maximum output with minimum of cost. Both systematic planning and organized controls are essential to achieve the organizational goal. मतलब प्लानिंग और कंट्रोलिंग जो है ये दोनों के दोनों ही फॉरवर्ड लुकिंग हैं। बोथ ऑफ देम आर फॉरवर्ड लुकिंग, दोनों के दोनों ही भविष्य की तरफ देखते हैं, क्योंकि हम लोग प्लान भी जो है वो फ्यूचर को सोच के ही बनाते हैं एंड कंट्रोलिंग जो है वो भी फ्यूचर को का ही सोच के कि फ्यूचर का नहीं, जो कंट्रोलिंग है वो भी हम लोग प्रेजेंट का और फ्यूचर का सोच के करते हैं। तो ये दोनों फॉरवर्ड लुकिंग है, मतलब ये दोनों हमेशा आगे देखने में मदद करते हैं। ओके। अब इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके ऊपर आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। तो ये क्या कहता है, दिस टेक्निक ऑफ मैनेजमेंट इज बेस्ड ऑन द बिलीव दैट एन अटेम्प्ट टू कंट्रोल एवरीथिंग रिजल्ट्स इन कंट्रोलिंग नथिंग। अकॉर्डिंग टू दिस ओनली द एसेंशियल एंड सिग्निफिकेंट डेविएशंस दैट आर बियॉन्ड द एक्सेप्टेबल लिमिट शुड बी कंट्रोल्ड। फॉर एग्जाम्पल, इफ देयर इज a 6% rise in labor cost whereas the permissible limit is just 3%, then this should immediately be brought into the notice of the management. On the other hand, a 2% rise in the cost can be ignored. मतलब यहाँ पे क्या कहा गया है कि देखिए मैनेजमेंट में वैसे अगर देखा जाए तो बहुत तरीके के प्रॉब्लम्स होते हैं। इन मैनेजमेंट देयर आर अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, लेकिन आप अगर कंट्रोलिंग में हर एक प्रॉब्लम को, हर एक डेविएशन को ठीक करने जाएंगे तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल भी नहीं है एंड इसको करके कुछ फ़ायदा भी नहीं है। अगर हम लोग ये कंट्रोल करने गए कि बिजनेस में ये खराब है, वो खराब है, उसको ठीक करो, इसको ठीक करो, उसको ठीक करो, तो वो पॉसिबल नहीं होता है। तो मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन क्या कहता है कि भाई एक एक्सेप्शन बना लीजिए कि ये चीज़ें हैं, इन चीज़ों को कंट्रोल करना जरूरी है, तो हम इसको कंट्रोल करते हैं। जैसे अगर मान के चलिए कि लेबर का जो दाम है वो अगर 8% इंक्रीज हो जाता है, मतलब पहले एक लेबर जितना अर्न करता था अब लेबर उससे 8% ज़्यादा का डिमांड कर रहा है, तो ये चीज़ है जिसको कंट्रोल किया जाना चाहिए। लेकिन अगर ऐसा है कि लेबर 1% सिर्फ इंक्रीमेंट मांग रहा है तो उस केस में हमें उसे करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब छोटे मोटे जो चीज़ें होती हैं हमें उनको कंट्रोल नहीं करना चाहिए, जो बड़ा चीज़ें या फिर जो बड़े बड़े डेविएशंस होते हैं हमें उनको कंट्रोल करने पर ध्यान देना चाहिए। तो ये था हमारा कंट्रोलिंग चैप्टर, जो कि बहुत ही एक सिंपल सा चैप्टर था। अब हम लोग इसके साथ ही साथ में कोऑर्डिनेशन चैप्टर भी कर लेते हैं, क्योंकि ये चैप्टर बहुत छोटा है, इसमें आपको सिर्फ 2 ही टॉपिक पढ़ना है, जो कि है मीनिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड कोऑर्डिनेशन एज एन एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। ओके। तो अब कोऑर्डिनेशन समझाने से पहले मैं आपको फिर से एक एग्जांपल के थ्रू समझाना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल मान के चलिए कि ये है हमारा बिजनेस, ठीक है। बिजनेस में यहाँ पे ये सेल्स डिपार्टमेंट है, फिर ये मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट है, ये परचेज डिपार्टमेंट है, ये अकाउंटिंग डिपार्टमेंट है।
ओके अब जो हम लोग जानते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट जो होगा वो जिस चीज़ को बनाएगा उसके लिए उसे रॉ मटेरियल्स चाहिए। एंड ये रॉ मटेरियल्स कहाँ से आएंगे? ये आएंगे परचेज डिपार्टमेंट से। अब ये जो मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट जो मैन्युफैक्चर करेगा वो चीज़ होगा, वो चीज़ सेल होगा। तो ये जो सेल होगा ये किसके पास जाएगा? सेल डिपार्टमेंट के पास। मतलब सेल्स डिपार्टमेंट को अगर कुछ भी बेचना है तो उसे मार्केटिंग डिपार्टमेंट, सॉरी मार्केटिंग मैं बोल रहा हूँ, मैन्युफैक्चरिंग से लेना होगा। एंड मैन्युफैक्चरिंग को कुछ अगर करना है तो उसे परचेज से लेना होगा। एंड इन तीनों का काम ठीक से हो रहा है या नहीं ये अकाउंटिंग डिपार्टमेंट में देखा जाएगा। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट के साथ लिंक्ड है। कोई भी डिपार्टमेंट आपस में इंटरडिपेंडेंट नहीं है। एक डिपार्टमेंट दूसरे से अलग तरीके से काम नहीं कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम लोग बात करते हैं रॉ पेपर की। यहाँ पे बुक्स प्रिंट होता है, मैन्युफैक्चर होता है, तो उसके लिए रॉ पेपर चाहिए। तो ये कहता है कि मुझे 5 फरवरी जो है, मुझे 5 फरवरी को रॉ पेपर चाहिए। लेकिन ये कहता है कि 5 फरवरी को नहीं होगा, 8 फरवरी को मैं बहुत जल्दी कर सकता हूँ, तो ये हो पाएगा। तो क्या काम बिजनेस में हो पाएगा अगर ये दोनों साथ मिल करके काम नहीं करते हैं? फिर ये बोलता है कि मुझे 100 किलो पेपर चाहिए, एंड ये बोलता है कि मैं सिर्फ और सिर्फ अभी 50 किलो पेपर ही दे पाऊंगा। मतलब ये दोनों कोऑर्डिनेटेड वे में काम नहीं कर रहे हैं। तो क्या काम इसमें हो पाएगा? ऑब्वियसली नहीं हो पाएगा, क्योंकि जब परचेज डिपार्टमेंट खरीद के मैन्युफैक्चर को नहीं देगा तो मैन्युफैक्चर क्या मैन्युफैक्चर करके सेल को देगा? तो हर एक डिपार्टमेंट आपस में लिंक्ड है एंड इन हर एक डिपार्टमेंट के बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए कि हर एक डिपार्टमेंट जो है दैट मस्ट वर्क इन अ कोऑर्डिनेटेड मैनर। अब ये जो लिंक होता है कि सभी डिपार्टमेंट आपस में मिलजुल के एक पर्टिकुलर ऑर्डर में काम करते हैं, इसी को हम लोग कोऑर्डिनेशन कहते हैं। ओके तो कोऑर्डिनेशन का बेसिकली मतलब यही होता है कि कोऑर्डिनेशन इज द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट विच इंश्योर्स दैट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स एंड ग्रुप्स वर्क इन अ सिंक्रोनाइज्ड मैनर होगा यहाँ पे, synchronized manner. Therefore there is unity of action among the employees, groups and departments. It also brings harmony in carrying out the different tasks and activities to achieve the organization's objective. मतलब सिंपली यहाँ पे ये बोला गया है कि जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं वो सारे के सारे डिपार्टमेंट एक सिंक्रोनाइज्ड मैनर में काम करें, ये चीज़ होना चाहिए। एंड ये चीज़ कौन देखता है? Who looks after this कि सारे डिपार्टमेंट जो हैं वो सिंक होके काम कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं, ये देखता है हमारा कोऑर्डिनेशन। ओके तो वही यहाँ पे ये है। तो इसका मतलब यही सेम होता है कि सारे डिपार्टमेंट शुड वर्क इन अ सिंक्रोनाइज्ड मैनर। कोई भी डिपार्टमेंट दूसरे को छोड़ के अपने हिसाब से काम नहीं कर सकता है। ओके नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन एज एन एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। कि कोऑर्डिनेशन जो है वो मैनेजमेंट का एसेंस कहा जाता है। एसेंस मतलब एक ऐसा चीज़ जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है। ऑल्दो हमने जाना कि मैनेजमेंट में प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, स्टाफिंग है, डायरेक्टिंग है, कंट्रोलिंग है, ये सब है, लेकिन अगर इन सब के बीच में कोऑर्डिनेशन ही नहीं रहा तो फिर कैसे होगा? तो कोऑर्डिनेशन मैनेजमेंट का वो ऐसा फंक्शन है जो कि उसमें उतना ज़्यादा इंक्लूड नहीं होता है, बट दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। तो आइए देखते हैं कि कोऑर्डिनेशन को एसेंस ऑफ मैनेजमेंट या फिर मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंट हिस्सा क्यों कहा जाता है। पहला है कोऑर्डिनेशन इज नीडेड टू परफॉर्म ऑल द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। अब देखिए मुझे अगर प्लानिंग करना है, मुझे ऑर्गेनाइजिंग करना है, मुझे स्टाफिंग करना, तो ये सब कुछ कोऑर्डिनेशन से होगा, क्योंकि मैं जितना का प्लान करूँगा मैं उसके हिसाब से ही बिजनेस में ऑर्गेनाइज करूँगा। फिर जितना मैं ऑर्गेनाइज करूँगा मैं उसके हिसाब से ही लोगों को लाऊंगा। मैं जितने लोगों को लाऊंगा मैं उतने लोगों को ही डायरेक्ट करूँगा। मैं जितने लोगों को डायरेक्ट करूँगा उतने लोगों को ही फिर से मुझे ठीक करने की ज़रूरत होगी। तो कोऑर्डिनेशन हर एक मैनेजमेंट के फंक्शन में होता है। ऐसा नहीं है कि कोऑर्डिनेशन सिर्फ आपको प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग में चाहिए, ईच एंड एवरी चीज़ों में उसकी ज़रूरत पड़ती है। इन
प्लानिंग कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड बिटवीन मेन प्लान एंड सपोर्टिव प्लान्स ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट। मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट्स का, जैसे सेल्स डिपार्टमेंट का जो प्लान है, फिर मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट का जो प्लान है, फिर उसके बाद जो परचेज डिपार्टमेंट का प्लान है, इन सब के बीच में कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ती है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन अगर नहीं रहेगा तो कोई भी काम नहीं होगा। फिर इन ऑर्गेनाइजिंग प्लानिंग में कैसे जरूरत होता है, मतलब यहाँ पे सिंपली बताया गया है कि प्लानिंग में कोऑर्डिनेशन का क्या काम होता है। तो यही है कि अलग अलग डिपार्टमेंट्स जो हैं वो अलग अलग प्लान ना बनाए, एक जैसा प्लान बनाए, इसीलिए प्लानिंग में भी ऑर्गेनाइजिंग की ज़रूरत होती है। ऑर्गेनाइजिंग में कैसे ज़रूरत है भाई? ऑर्गेनाइजिंग इज रिक्वायर्ड बिटवीन डिफरेंट रिसोर्सेज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑल्सो बिटवीन अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। मतलब बिजनेस में क्या क्या चीज़ें लगेंगी एंड कितने चीज़ें हमें ले आना है, ये सब का सब उसमें भी कोऑर्डिनेशन चाहिए कि बिजनेस में ये चीज़ें लगेगा एंड ये चीज़ें हमें लाना है। तो इसमें भी जब तक कोऑर्डिनेशन नहीं रहेगा तब तक कोई काम का नहीं रहेगा। फिर है बिटवीन अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। मतलब किसका कितना पावर है, किसका कितना रिस्पॉन्सिबिलिटी है और किसका कितना अकाउंटेबिलिटी है, इसमें भी कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, जो कि कल हमने हेनरी फ्योल के इसमें देखा हुआ था कि जिसका जितना पावर होगा उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उतना ज़्यादा होना चाहिए। तो इसमें भी कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, इसमें भी कोऑर्डिनेशन हमें दिख रहा है। फिर स्टाफिंग में क्या है? इन स्टाफिंग coordination is required between skill of a person and job assigned to him, between efficiency and compensation। मतलब कि एक आदमी का जो स्किल है एंड उसे जो काम दिया गया है, जॉब, इन दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, क्योंकि जितना बड़ा जॉब उतने ज़्यादा स्किल्स, तो इन दोनों के बीच में भी कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। सो कोऑर्डिनेशन इज ऑल्सो रिक्वायर्ड बिटवीन द स्किल ऑफ अ पर्सन एंड द जॉब विच इज असाइंड टू हिम। फिर डायरेक्टिंग फंक्शन में क्या होता है? कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड बिटवीन सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट्स, बिटवीन ऑर्डर्स, इंस्ट्रक्शंस, गाइडलाइंस एंड सजेशंस। अब जो ऊपर के हाई मैनेजर लोग हैं एंड जो लो मैनेजर लोग हैं, इन दोनों के बीच में भी कोऑर्डिनेशन चाहिए होता है, क्योंकि अगर कोऑर्डिनेशन नहीं रहेगा तो कोई अपना काम करेगा तो कोई अपना काम करेगा। फिर था कंट्रोलिंग में भी जरूरत होता है बिटवीन स्टैंडर्ड्स एंड एक्चुअल परफॉर्मेंस। अब कंट्रोलिंग में हम लोग क्या देखते हैं कि हमने क्या स्टैंडर्ड सेट किया था एंड एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या है, व्हाट स्टैंडर्ड वी हैड सेट एंड व्हाट इज द एक्चुअल परफॉर्मेंस। तो भैया इनके बीच में भी एक कोऑर्डिनेशन होना चाहिए कि जैसा हमने स्टैंडर्ड सेट किया था उसी तरीके से कोऑर्डिनेटेड वे में हमारा जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है वो भी वैसा ही होना चाहिए। तो अगर हम देखें तो प्लानिंग में भी कोऑर्डिनेशन चाहिए कि अलग अलग डिपार्टमेंट्स जो अपना प्लान बना रहे हैं वो भी एक कोऑर्डिनेटेड वे में बनाए। ऑर्गेनाइजिंग में भी चाहिए कि अलग अलग रिसोर्सेज जो एलोकेट किए जा रहे हैं उसमें ऑर्गेनाइजिंग की जरूरत पड़ती है। डायरेक्टिंग में भी चाहिए कि भाई डायरेक्टिंग जो है, एक पार्टी दूसरे पार्टी के साथ जो डायरेक्टिंग कर रहा है उसमें भी हमें यहाँ पे कोऑर्डिनेशन चाहिए एंड कंट्रोलिंग में तो चाहिए ही चाहिए। तो हम ये देख रहे हैं कि बिजनेस का हर एक फंक्शन में हमें यहाँ पे कंट्रोलिंग का जरूरत पड़ता है। ओके, फिर है कि अब ये तो हुआ कि अलग अलग फंक्शन के हिसाब से हमें कंट्रोलिंग की जरूरत पड़ती है। अब जो नॉर्मल जो कंट्रोलिंग है वो हमें सभी लेवल्स पे भी चाहिए होता है। वी नीड कोऑर्डिनेशन एट ऑल लेवल्स। टॉप लेवल में कोऑर्डिनेशन चाहिए, मिडिल लेवल में कोऑर्डिनेशन चाहिए, लोअर लेवल में जो काम कर रहे हैं उनमें भी कोऑर्डिनेशन चाहिए। तो कोऑर्डिनेशन सिर्फ ऐसा नहीं है कि अलग अलग डिपार्टमेंट्स में होना चाहिए। कोऑर्डिनेशन जो है वो हर एक डिपार्टमेंट में जो लोग काम कर रहे हैं उनके अंदर में भी होना चाहिए। सो इट इज़ नॉट सो कि कोऑर्डिनेशन सिर्फ सेल्स डिपार्टमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग के बीच में रहेगा। इट इज़ नॉट दैट। मैन्युफैक्चरिंग के अंदर में भी जो लोग काम करेंगे उन सभी के बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। फिर है लोअर लेवल रिक्वायर, तो ये मैंने बता दिया कि टॉप लेवल में चाहिए, मिडिल लेवल में चाहिए, लोअर लेवल में चाहिए। ओके, फिर है
कोऑर्डिनेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। मैंने जैसा कि आपको कहा था कि भले ही कोऑर्डिनेशन को हम लोग मेन फंक्शन में नहीं गिनते हैं, उसको प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग उसमें नहीं लिया जाता है, लेकिन वो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है, क्योंकि ये जो फंक्शन है ये हमारी नस नस में फंसा हुआ है। हमें प्लानिंग में कोऑर्डिनेशन चाहिए, ऑर्गेनाइजिंग में कोऑर्डिनेशन चाहिए, कंट्रोलिंग में कोऑर्डिनेशन चाहिए। तो कोऑर्डिनेशन जो है वो हमें हर एक चीज़ों में चाहिए होता है। एंड इसका यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे करके रखा है कि एल्विन कंपनी established in 1942 was the first company to produce a double decker bus. It was running successfully as a leading electronic industry, especially in refrigeration industry. By the end of 1980s, the company faced the problem of coordination. There was lack of balance and integration of different activities. As a result, the company started facing huge losses, and by 1993, company had an accumulated loss of 168 करोड़. कंपनी फेल टू बैलेंस इस डिपार्टमेंटल एक्टिविटीज एंड प्रोडक्टफोलियोज। मतलब ये एक कंपनी था जो कि 1942 में खोला गया था। ये क्या करता था, ये 2 महला जो बस होता है ये उसको बनाया करता था। तो ये जो बस बनाने की कंपनी थी, इसमें क्या हुआ कि इसमें कोऑर्डिनेशन का प्रॉब्लम हुआ। एंड ये जो कोऑर्डिनेशन का प्रॉब्लम हुआ, इसी की वजह से हमारा जो बिजनेस हाउस है वो बिजनेस हाउस फेल हो गया। तो ये इसीलिए कहा जाता है कि कोऑर्डिनेशन जो है वो बिजनेस का सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन हर एक टाइम हमें चाहिए होता है। इन ईच एंड एवरी लेवल, एट ईच एंड एवरी पॉइंट वी रिक्वायर कोऑर्डिनेशन। ओके, तो कोऑर्डिनेशन के बिना बिजनेस करना ही पॉसिबल नहीं है। सो ये था हमारा कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोलिंग। एंड विद दिस हमारा जो बिजनेस, हमारा जो सिलेबस का जो 4th पोर्शन है, सबसे पहला पोर्शन था बिजनेस एनवायरनमेंट, दूसरा था फाइनेंस, तीसरा था बैंकिंग, फिर चौथा था मैनेजमेंट एंड 5वां है मार्केटिंग। तो इसमें जो हमारा चौथा है, अब मैनेजमेंट भी हमारा पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है। ओके, हमारा जो बिजनेस एनवायरनमेंट वो तो एक ही दिन में हो गया था, फाइनेंस को भी 1-2 दिन में हमने कर दिया था, बैंकिंग भी हो चुका था। अब बस हमारा लास्ट का टॉपिक मार्केटिंग बाकी है, जो कि हम लोग अगले लेक्चर में देखने वाले हैं। ओके, सो आज के लेक्चर को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। मिलते हैं एक अगले लेक्चर में एक अगले टॉपिक के साथ। सो तब तक के लिए बहुत बहुत ध्यान रखिएगा अपना, एंड जय हिंद।